नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रियव्रत दीक्षित के साथ एएनबी न्यूज और अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून में प्रेस वार्ता की और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार पर और कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही सीएम धामी ने उत्तराखंड के गठन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत ही बड़ी चूक, जिसमें कि ये चूक ही नहीं बल्कि एक इरादतन किया हुआ काम है। स्टिंग चैनल करने वाली टीम ने कई खुलासे किए हैं, जिससे बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह कोई चूक नहीं है, यह एक बहुत बड़ी साजिश है। और प्रधानमंत्री जी के जिस तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, यह अचानक नहीं हुआ है, बल्कि यह पहले से तय था और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और यह भी कहा जा सकता है कि यह कोई स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि स्पॉन्सर्ड था। इस प्रकार की संवैधानिक संस्था और प्रधानमंत्री जी का इस प्रकार से उनके सुरक्षा में खिलवाड़ करना, उनके इस आगमन पर इस प्रकार की बेहुदा हरकत करना निश्चित रूप से लोकतंत्र का काला अध्याय है। आज उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश इनसे जवाब मांग रहा है। इनको जवाब देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को सामने आना चाहिए, उनके आला कमान को सामने आना चाहिए, क्योंकि आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उस पर राष्ट्र नीति पर राजनीति करना ये कांग्रेस के डीएनए बन चुका है। ये राज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। लंबे संघर्षों के बाद हमको राज्य मिला। इसके लिए बहुत लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी शहादत दी, लंबा संघर्ष हुआ। उसके बाद जब एनडीए की सरकार केंद्र में थी, उस समय अटल जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने उत्तराखंड राज्य का गठन किया, और गठन ही नहीं किया, उसके बाद यहाँ के उद्योग चले, यहाँ के धंधे चले, यहाँ रोजगार मिले, यहाँ पर राजस्व की प्राप्ति हो। उसके लिए राज्य को एक स्पेशल पैकेज दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। 2014 से जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लगातार उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। उसमें सबसे पहले, क्योंकि हमारा ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और सैनिक बाहुल्य प्रदेश में सैनिकों के लिए वन रैंक और वन पेंशन योजना लागू की गई, जिसकी लंबे समय से मांग थी। 40 वर्षों से कोई सरकार उस पर फैसला नहीं कर पाई। उस पर भी फैसला करने का काम उसको भी। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पार्टी का चुनावी स्लोगन जारी कर दिया है। उन्होंने जारी किया है कि किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। यह नारा चुनाव के लिए जारी किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जिसका देहरादून में पोस्ट के जरिए विमोचन किया गया है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इस बात को कहा है कि हर दृष्टि में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास का क्षेत्र हो, 20 से 30 का ये दशक हमारा 21वीं सदी का दशक। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बयान दिया है। उन्होंने बयान में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नए लोग नए उत्साह के साथ कांग्रेस में जुड़ रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार नहीं जुड़ता हो। उन्होंने कहा कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है, सुनवाते हैं।
कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं अपनी बड़ी बड़ी जमातों के साथ। कई लोग तो हजार हजार लोगों के साथ सम्मिलित हो रहे हैं। अगले 7 दिन के अंदर अगल बगल 1-2 दिन ज़्यादा कम में हम जो है पहली लिस्ट जारी कर देंगे, मगर दूसरी लिस्ट हम ज़रा देखेंगे कि भाजपा कितनी बीमार हुई है, उनकी बीमारी का अंदाज लगा कर फिर अपनी दूसरी एक बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन के रूप में, जैसे इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का कहा था, उस तरीके के नारे के रूप में देखता हूँ। उनके पिताजी ने पंचायतों में आरक्षण दे करके महिलाओं का सशक्तिकरण किया था। आज मैं लड़की हूँ, लड़ सकता हूँ करके 21वीं सदी की नारी की शक्ति को उन्होंने प्रदर्शित करने का काम किया है। इसकी गूंज आने वाले दिनों में बरसों तक हमारी बेटियों और बहनों को आगे। तो वहीं उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान ने बताया कि सपा उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में है। तो वही साथ ही सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार कर उत्तराखंड के अभाव के बीच पहुंचा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही बूथ स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों से संवाद किया जाएगा और प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं पर समाजवादी पार्टी खरा उतरने का काम करेगी। जो सोशल मीडिया में हमारा पूरा प्रचार चल रहा है और इसके साथ साथ अभी 15 तारीख के बाद हमारी जो रणनीति है वो बूथ स्तर पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएंगे। जो यहाँ से प्रदेश कार्यालय से जो मैसेज होगा हर व्यक्ति तक पहुँच जाएगा। इसके साथ ही साथ जो ज्वलंत समस्याएं हैं उत्तराखंड की वो हम उठाएंगे और उनके माध्यम से हम लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम इतनी बिजली फ्री देंगे, हम ये कहेंगे कि हमारा राइपेरियन स्टेट है और राइपेरियन स्टेट होने के नाते हम बिजली प्रोड्यूसर हैं। हमको 12% हमारे कंज्यूमर को फ्री बिजली दी जानी चाहिए। हम यहाँ पर पूरी तरीके से। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी छोड़ने वाले विधायकों के मामले में उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आपको बता दें कि एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे साक्षी महाराज का कहना है कि जो विधायक बीजेपी को छोड़ दूसरी पार्टियों का दामन थामने की सोच रहे हैं, उनके पैरों तलों से राजनीति की जमीन खिसक रही है। अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए दूसरे दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं को भाजपा में काम करना पड़ रहा है, जो उन्हें रास नहीं आ रहा। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में बीजेपी 350 सीटों पर विजय कर फिर से बहुमत की सरकार बनाएगी। नहीं, थोड़ा संशोधन कर लीजिए। ये भाजपा के लोग थे ही नहीं, स्वार्थवश आए, स्वार्थ हल हो गया। अब दिखाई दिया जमीन खसक रही है तो कहीं और स्वार्थ सिद्धि के लिए चले गए। जो भाजपा का होता है वो भाजपा का था, भाजपा का है, भाजपा में ही रहेगा। वो भाजपा को छोड़ के कभी नहीं जा सकता। वो संस्कार संघ के संस्कारों का तो भाजपा का है, वो कहीं नहीं जा सकता। वरना लोग आते हैं और चले जाते हैं और आते जाते अपनी कड़वी मीठी यादें छोड़ जाते हैं। तुम्हारा जी इसका मतलब जो ऐसे आपने कहा जमीन खिसक रही है तो इसका मतलब भाजपा की जमीन खिसक रही है। भाजपा की जमीन कभी तो भागने कभी नहीं, अपनी स्वयं की जमीन, जिनका स्वयं की जमीन काम न करने के कारण भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो किसी नेता को, एमएलए, एमपी, मंत्री को खाली नहीं छोड़ती है, काम लेती है। और जो काम नहीं करेंगे उनकी तो ज़मीन खसकी जाएगी, तो या तो उनकी टिकट कट जाएगी या वो हार जाएंगे। तो आदमी अपने आप अपना आकलन करता है, लेकिन आदमी अगर काम ठीक करे, गुड़ न भी दे, गुड़ जैसी बात जनता से करे, तो हमारे हिंदुस्तान की जनता इतनी भली है। तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियों का बिगुल बच चुका है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि जाते जाते बीजेपी के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैकडोर से नियम विरुद्ध भर्तियां की हैं और 6 महीने में करोड़ों का भ्रष्टाचार कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें जिसकी जांच कांग्रेस सरकार बनते ही करेगी। उनका कहना है कि राज्य में जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार राज्य में बनने जा रही है और कांग्रेस को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। ये देखिए धज्जियां ऐसी अवहेलना आदर्श आचार संहिता की आज तक इतिहास में
उत्तराखंड के देश की राजनीति में नहीं हो रही। बैकडोर से डायरेक्ट एंट्री कराई जा रही, कोऑपरेटिव बैंक से लेकर अन्य चीज़ों में। विधानसभा में भी देखा गया प्रकरण की ऐसी चुपचाप कराने का प्रयास करा जा रहा है, एडजस्टमेंट करा जा रहा है और होलसेल दाम सब चीज़ का वहाँ पे खुल चुका है। रिटेल की दुकान खुल चुकी है, खनन से लेके नियुक्तियों से लेके हर चीज़ में रेट सेट है। वहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम चल रहा था ये डबल इंजन की सरकार का, और वहाँ पे 3 दिन के अंदर आप अगर सही दाम दे रहे थे तो जो आपको इस प्रदेश में लूटना खसोटना था सब आपको मिल जा रहा था। मुख्यमंत्री को ओएसडी को भी 2 दिन पहले बैकडोर से तैनाती दी गई, जबकि नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं कह रहा हूं आपसे कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तंत्र मंत्र का दुरुपयोग कर रही है, जिस प्रकार से जाते जाते अपने लोगों को एडजस्टमेंट करा है, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार, ये जब से तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं, जब से व्यापक भ्रष्टाचार इस प्रदेश में। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर विधानसभा चुनाव को सफल बनाने के लिए बागेश्वर जिले के जिलाधिकारी विनीत कुमार द्वारा जिला सभागार में मीडिया कार्यालय बातचीत हुई। तो वहीं आपको बता दें कि इसमें बागेश्वर में मीडिया कर्मियों को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर का कहना है कि किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में खबरें छापने से बचें और पेड न्यूज़ और फेक न्यूज़ से भी बचना है। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जो भी खबरें छापे तथ्यों के साथ छापे। राज्य निर्वाचन आयोग देहरादून द्वारा मीडिया कर्मियों को खबर प्रकाशन के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उनका अनुपालन जरूर करें। सभी जो मीडिया पर्सन हैं उनको ये बताया कि आप भी एडवर्टीजमेंट से पहले उनका प्री सर्टिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है ये देख लें, और अगर बिना प्री सर्टिफिकेशन के कोई कैंडिडेट आ जाता है उसकी सूचना हमें भी दें, और कैंडिडेट को भी जो है जागरूक करें कि वो भी एक बार प्री सर्टिफिकेशन उसका करवा लें। इसके अलावा जो काफ़ी बार जो है भूलवश भी हम लोग ऐसी न्यूज़ डाल देते हैं जो एक किसी कैंडिडेट को फेवर करती है, और वो जो है फिर पेड न्यूज़ की श्रेणी में भी उसको कंसिडर किया जा सकता है। तो क्या क्या जो गलतियां से हमें बचना है उसके बारे में भी यहाँ पे अवगत कराया गया, और पेड न्यूज़ क्या है उसकी डेफिनेशन क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मानी है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तीसरा जो हमारे सोशल मीडिया है, क्योंकि अब सभी हमारे एक सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा मीडियम बन गया है, तो उसमें भी वही नियम लागू होते हैं जो हमारे प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होते हैं। उसमें भी अगर कैंडिडेट कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह करता है तो उसको प्री सर्टिफिकेशन करवाने की आवश्यकता है। और लास्ट जो है फेक न्यूज़ के बारे में भी उनको यहाँ पे जानकारी दी गई है कि आप कोई भी फैक्ट्स न्यूज़ में डालने से पहले उसको उसके जो फैक्ट्स हैं उसको डबल चेक कर लीजिए कि ऐसा। वहीं आचार संहिता लगते ही डीएम के आदेश पर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिससे जिले में कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। अब किसी स्थान पर 5 या अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक प्रशासन ने चौकसी यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है, और इसी के साथ ही नगर में प्रवेश करने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। एडिशनल एसपी ने बताया कि कौड़िया चेकपोस्ट समेत लाल ढंग चुलर खाल पर भी वाहन चेकिंग की जा रही है। भी हमें गाइडलाइंस प्राप्त हो रही है, उन सबका हम लोग स्ट्रिक्टली पालन करवा रहे हैं। कौड़िया चेक पोस्ट में मेडिकल टीम्स भी बैठी हैं, पुलिस की भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लग गई हैं, और अब हमारे पास इलेक्शन के मद्देनज़र जो है बीएसएफ फोर्सेस भी आ गई हैं, तो आपको 1-2 दिन में वो भी ड्यूटी में नज़र आएंगी। तो बहुत स्ट्रिक्टली हम लोग। तो वहीं नैनीताल जिले में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं एक हफ्ते में कोरोना संक्रमण के मामले में अत्यधिक तेजी की गई है। मेडिकल कॉलेज के 4 डॉक्टर, 3 नर्स, एसपी सिटी और कोतवाल समेत 200 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। डॉक्टर अरुण जोशी के अनुसार पॉजिटिव आए लोगों को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है, जहां पुलिस कर्मियों के अत्यधिक कोरोना पॉजिटिव मिलने की चिंता का विषय बना हुआ है। उधर मेडिकल कॉलेज के आवासीय परिसर में रह रहे कई डॉक्टरों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं डॉक्टर ने सलाह दी है कि हरी सब्जियां और फलों का सेवन करें, साफ भोजन करें, मास्क का निरंतर प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। ये जो ओमिक्रॉन वायरस आया है ये रैपिडली फैल रहा है ना, लेकिन जो कि हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस हैं उतने अधिक नहीं है जितने डेल्टा वायरस में थे, कम है। तो अभी यही है कि आम जनता को जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर से हाथ धोएं, बाकी अपने घर का आहार ज़्यादा लें और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन करते रहें, है ना। ध्यान दें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें,
और इकट्ठा ना हो, इकट्ठा एक जगह भीड़ ना लगाएं। हाँ, बूस्टर डोज से तो इम्यूनिटी तो बढ़ेगी। बूस्टर डोज इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। और आहार मेन चीज़ आहार है। अपना पौष्टिक आहार का सेवन करें, घर का खान पान पर ज़्यादा विशेष ध्यान दें, दुरुस्त हैं, जितने ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन। तो वहीं चुनाव को लेकर लालकुआं में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर लालकुआं में सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला। तो वहीं आपको बता दें कि अनाउंसमेंट के द्वारा लोगों को जागरूक करने के भी प्रयास किया गया। मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए। कुछ दिन पूर्व रुद्रपुर में अराजक तत्वों द्वारा फैलाई गई व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी ने असामाजिक तत्वों को आगाह करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन या किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगा। हो चुकी है तथा जो हमारा बाहर से फोर्स है, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा फोर्स दिया गया, वो आ चुका है। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए गंगा सभा ने त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं के लिए शर्तों और नियम लागू कर दिए हैं। अब कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन के दोनों डोज के सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही श्रद्धालु आरती स्थल में प्रवेश कर सकेंगे। तो वहीं यही नहीं, श्रद्धालुओं को मास्क पहनने के साथ साथ सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना होगा। गंगा सभा ने अपने इन नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। खास बात यह है कि ये नियम और शर्तें गंगा सभा के सभी पदाधिकारियों के लिए लागू होगी। संध्याकालीन आरती की जाती है, प्राय देखा जाता है उसमें जो है जगह जगह से जो है श्रद्धालु आते हैं और अपार भीड़ रहती है। तो गंगा सभा द्वारा जो है कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए जो है ये एक तरह से अपनी गाइडलाइन ऐसे बनाई गई है, उस गाइडलाइन के अनुसार कि जिस व्यक्ति के पास में वैक्सीन की जिसको दोनों डोज लगेगा सर्टिफिकेट होगा वो, या जिसके पास में जो है कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट होगी वो व्यक्ति ही जो है आरती परिसर में प्रवेश पा पाएगा। और उसके लिए भी ये जरूरी है कि वो मास्क के बिना जो है आरती परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। मास्क और सैनिटाइजर, थर्मो स्कैनिंग, इसके बाद ही श्रद्धालु जो है वो आरती परिसर में प्रवेश पा पाएंगे। साथ में जो है जो 16 चौकियों पे आरती होती थी उसको जो है फिलहाल एक सप्ताह के लिए जो है। तो वहीं कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच विधानसभा चुनाव कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए प्रशासन ने चुनाव के पहले सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की बूस्टर डोज लगाने का फैसला लिया है। हरिद्वार जिले में 48,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और इन सभी को बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू हो गया है। जिले में 96 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जहां फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि जब चुनाव में ड्यूटी करने वाले मतदान और पीठासीन अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हुई तब भी ट्रेनिंग सेंटरों में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, लगभग 48,000 के आसपास हैं। ये ऑलरेडी डबल वैक्सीनेटेड पहले से हो चुके हैं, कुंभ के टाइम पे ही हो गए थे और इनको बूस्टर डोज देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 96 बूथ भी आज बनाए गए हैं, जिसकी इच्छा हो जाके लगवा सकता है। इसके अतिरिक्त जब इलेक्शन के हमारी ट्रेनिंग का सेशन शुरू होगा, जिसमें हमारे बड़ी संख्या में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। तो वहीं देश के अन्य राज्यों से आए उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जहां सरकार और जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं हरिद्वार की बात कर ली जाए तो जेल में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इससे पहले शासन के आदेश पर हरिद्वार जेल में बंद कैदियों की मुलाकात बंद कर दी गई थी। अब हरिद्वार की जेल में एक बैरक को आइसोलेशन बैरक के रूप में बदल दिया गया है, जहां बाहर से आने वाले कैदियों को रखा जाएगा। एक तो जो मुलाकातें हैं शासन द्वारा जो है वो मुलाकातें बंद कर दी गई हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और प्रिजन इनमेट कॉलिंग के सिस्टम के माध्यम से वो बंदीगण जो है अपने परिजनों से वार्तालाप कर सकते हैं। द्वितीय, हमारे द्वारा एक बैरक को जो है आइसोलेशन बैरक में बदल दिया गया है और जो भी नए बंदे आ रहे हैं उसको उस बैरक में रखा जा रहा है। और सर क्या तैयारी आपके द्वारा की गई है इसको लेकर? नियमित रूप से जो है सारे बंदियों की कारागार में चेकिंग हो रही है। अगर किसी में कोई इस तरीके का सिम्टम्स। तो वहीं उत्तराखंड के बाजपुर के तहसील सभागार में एसडीएम राकेश तिवारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट और सुपरवाइजर के साथ बैठक ली और इस दौरान एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट और सुपरवाइजर को दिव्यांग 80 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को और कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए।
आज जो हमारे विधानसभा 64 बाजपुर में दिव्यांग हैं और जो 80+ हैं, 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं या जो कोविड संक्रमित हैं, उनके लिए डाक मतपत्र से माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा सुविधा प्रदान की गई है। माननीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में और डीएम सर के दिशा निर्देश में आज यह बैठक सेक्टर मजिस्ट्रेट और सुपरवाइजर की बुलाई गई है। पूर्व में मेरे द्वारा बीएलओ के साथ बैठक की जा चुकी है। तो उनके लिए जो 80+ है और जो दिव्यांग हैं उनके लिए आरओ की तरफ से एक सूचना पत्र जाएगा कि आप के पास वैकल्पिक व्यवस्था है कि आप चाहे डाक मतपत्र से मतदान करें अथवा मतदेय स्थल पे जाके मतदान कर सकते हैं। तो आज उसी के संबंध में बैठक बुलाई गई। वह प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति और प्रत्येक 80+ को यहाँ से इंटीमेशन जाएगा, सूचना पत्र जाएगा, उसके साथ 12D उनको जाएगा और वह नोटिफिकेशन के दिनांक से 5 दिन के अंदर बीएलओ के जरिए अपनी सहमति या सहमति देंगे कि वो डाक मतपत्र के जरिए मतदान करना चाहते हैं अथवा पोलिंग बूथ के। यदि जो डाक मतपत्र के जरिए मतदान करने के इच्छुक होंगे उनको हम आफ्टर नॉमिनेशन उनको पोस्टल बैलेट प्रोवाइड कराएंगे और निर्वाचन की तिथि से एक दिन पूर्व, जैसे कि माननीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं, उनको डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और वो डाक मतपत्र के जरिए मतदान कर सकते हैं। इसमें तो वहीं उत्तराखंड के जसपुर में बीजेपी के 2 पर्यवेक्षकों ने जसपुर विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों संग बैठक की और चुनाव की बैठक के लिए संभावित दावेदारों के नाम पर रायशुमारी की। बीजेपी पर्यवेक्षकों ने कार्यकर्ताओं से गोपनीय मतदान कराया। तो वहीं नगर समेत सभी मंडलों के 100 पार्टीजनों ने दावेदारी के पक्ष में मतदान किया। इस दौरान जसपुर विधानसभा से 8 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की। भारतीय जनता पार्टी और मेरे साथ डॉक्टर कल्पना सैनी जी, हमारी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जिला अध्यक्ष रही हैं रुड़की जी, अभी ओबीसी की हमारी अध्यक्ष हैं और हम दोनों लोग पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ आए। कल से हम रुद्रपुर से प्रारंभ करके आज 5वीं हमारी विधानसभा जो थी आज उस पर भी हमारी रायशुमारी हो गई। कुल 8 लोगों ने यहाँ से दावेदारी की और 102 लोगों ने अपनी राय इस डब्बे में बंद कर रखी है। अब ये राय हम जाकर अपने नेतृत्व को सौंपेंगे और वहाँ जाके जैसा भी होगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार से प्रत्याशी का चयन होना है, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कार्यकर्ताओं का। हमारा मान सम्मान रहे, उनकी इच्छा हम पूछें और उनकी राय जो हो उस राय का भी सम्मान हो, इसलिए इसकी विनती है कार्यकर्ताओं। तो खबर रोशनाबाद कलेक्ट्रेट से है, जहां आपको बता दें कि 12 जनवरी दिन बुधवार को रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार के द्वारा जनपद हरिद्वार के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चुनाव के मद्देनजर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों ने विचार विमर्श किया गया कि चुनाव के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और चुनाव को निर्विघ्न संपन्न कैसे कराया जाए, इसको लेकर भी मंत्रणा की गई। समस्या प्रशासन के समक्ष कभी नहीं आया है, ये एक चैलेंज है। लेकिन हमारी सारी तैयारियां इन्हीं सब चीज़ों को देखकर की गई है कि जहां कोविड नियमों का पालन भी हो और पुलिस जो है व्यवस्था भी अच्छे ढंग से बनी रहे, ताकि जो वोट है, पोलिंग है, बहुत अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से संपन्न हो। ये हम लोगों की प्रशासन की, सरकार की, आयोग की मंशा है और हम इसको पूर्णतः तैयारी के साथ इसको अंजाम दें। जनपद प्रभारी हरिद्वार पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा रिपोर्ट की मांग की गई, तदनुसार से मैंने पूरे गढ़वाल से पुलिस फोर्स यहाँ डिप्यूट कर दिया हूँ और उसी के अनुसार से बॉर्डर में रोकने की जो भी कार्रवाई है, ताकि लोग आके यहाँ कोरोना को फैलाने के कार्य न कर सकें, इसके लिए अपील भी की जा रही है और चेकिंग भी की जा रही है और रोका भी जा रहा है। इन सब का एक सामूहिक एक ही काम है कि हम किसी तरह से ये जो कोविड है वो यहाँ फैलने ना पाए। हमारे माध्यम से कोई अपील आप करना चाहते हैं? अपील है कि क्योंकि आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार से, स्टेट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार से यहाँ कोरोना को से सुरक्षित रखना है, लिहाजा एक तरह से स्नान और भी पर्व आते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी है तो इसलिए इससे बच के रहिए और जो प्रशासन की अपील है
कि इस दिन कम से कम लोग इस केंद्र में आए। थैंक यू। कहा है और जिला प्रशासन कर भी रहा है, टीमें लगाई जाएं। कर ही नहीं, अन्य जो चीज़ें हैं जो चुनाव संबंधी सामग्रियां आने की संभावना है, चाहे वो अवैध शराब हो, अवैध कैश हो, सामग्री हो, उसको लेकर भी सतर्कता बरतने के लिए सभी बॉर्डर पोस्ट पर टीमें लगाई गई। चुनाव के समय देखिए, हमारे जो 3 उत्तर प्रदेश के बॉर्डर लगते हैं 3 जिलों के, वो तीनों पर जो 10 चेक पोस्ट हैं वहाँ पर हम लोग पुलिस की टीमें तो ऑलरेडी लगी हैं। इसके अलावा अब हमारी जो चुनाव की टीमें हैं, जो FST हैं और SST हैं, स्टेटिक टीमें हैं, वो भी लग जाएंगी। और इसके अलावा भी विभागीय दल बनाकर हमने कहा है कि वहाँ लगाए जाएंगे। और एक जनपद का चुनाव मुजफ्फरनगर का फर्स्ट फेज में है, बाकी 2 सहारनपुर और बिजनौर का चुनाव हरिद्वार के साथ ही है। तो इसलिए मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पर और अधिक सतर्कता रखे जाने की आवश्यकता है। सर कितना चैलेंज? वास्तव में चैलेंजिंग स्थिति है, लेकिन हमारी जो प्रशासनिक तैयारी है वो भी पूरी है और कोविड का हम विशेष ध्यान रखेंगे। हमने वैक्सीनेशन भी जनपद में अच्छा हो गया है। इसके अलावा जो बूस्टर डोज है वो भी लगाना प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा जो कर्मचारियों की ट्रेनिंग होगी उस दिन भी बूस्टर डोज लगाए जाने की व्यवस्था की जाएगी। और सभी को हम चाहते हैं कि जो भी कर्मचारी ड्यूटी पे जाए ना केवल वैक्सीनेटेड हो बल्कि वो अतिरिक्त डोज भी ले ताकि सतर्कता रहे। इसके अलावा वोटर्स के लिए बूथ पर विशेष तौर पर कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग। ये भी कहा गया है कि जहाँ पर ज़्यादा बूथ हैं एक केंद्र में, वहाँ एक से अधिक एंट्री एग्जिट गेट लगाने की आवश्यकता है, वो भी लगाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण क्यू बड़ी हो सकती है, लाइनें लंबी हो सकती हैं। तो 2-2 एंट्री गेट, 2-2 एग्जिट गेट भी रखे जा सकते हैं। पर्याप्त स्पेस वहाँ रहेगा लोगों के मूवमेंट के लिए। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी। मास्क। तो अपन उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।